ओके, सो लास्ट टाइम हमने एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आंसर्स एंड ओवरऑल टॉपिक हमने कंप्लीट किया। एक क्वेश्चन आप सबने मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ऑल द लेवल्स, लेवल 1 2 3। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड? ऑनेस्टली अपना हैंड रेज करना है। 1 और 2 स्टूडेंट्स का मुझे पता है, लाइक भूमिका, ओके, संस्कृति, अक्षता, सानिका, आप लोगों ने किया है। कुछ स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, सो आई एम अवेयर कि वो लोग करते हैं। निशांत, इफ आपने नहीं किया देन आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज स्टार्ट कर दो, क्योंकि टॉपिक पढ़ाने वाली चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं। बट आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा रिलेटेड टू एनिमल किंगडम। मीन्स लास्ट टाइम हमने ओवरऑल सेशन में 40 क्वेश्चंस देखे एंड बहुत सारे फैक्ट्स भी पैरेलली हमने सॉल्व किए। बट उसके साथ साथ अभी क्या करना है कि आप लोगों को आपके लेवल पे ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू के आपके आसपास, उनको सॉल्व करना है। अभी कॉमन क्या है, अभी आप लोगों की पर्सनल रेफरेंस बुक्स अलग होंगी, देन आप लोग कुछ बच्चे ऑनलाइन भी कुछ देख रहे होंगे, बट आई गेस मॉड्यूल ही एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन क्वेश्चन है जो कि सबके पास अवेलेबल है। मिनिमम मॉड्यूल तो शायद सबके पास है, तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग वो मॉड्यूल से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना। तेजस, अगर लेवल 1 और 2 ही किया है तो आप लोगों के लिए बेस्ट है कि थर्ड लेवल आप करो। ठीक है, तो समृद्धि, गुड, इफ यू विल फिनिश बाय टुडे और टुमारो देन इट्स गुड। कि इससे क्या होगा, पाइल अप नहीं होंगे क्वेश्चंस। अदरवाइज क्या होगा ना कि आपने सपोज थोड़ा बहुत क्वेश्चन किया, आपको टॉपिक समझ में आया, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया, बट जैसे जैसे बहुत सारे चैप्टर्स अभी होते जाएंगे, वी हैव 22 चैप्टर्स, आप लोग अवेयर होंगे कि 11th स्टैंडर्ड में एज पर एनसीईआरटी आपको 22 चैप्टर्स खत्म करने हैं। इमेजिन, बहुत ज्यादा सिलेबस है ये। 22 चैप्टर्स इतना इजी नहीं है, और हमने अभी तक सिर्फ फर्स्ट यूनिट किया है, अभी हम सेकेंड यूनिट पे पहुंचे हैं। मैं अब आज जो आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी वो हमारे सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद अभी प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस टाइप के टॉपिक्स अपने बाकी हैं। तो क्या होगा कि इससे बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस बहुत सारे पाइल अप हो जाएंगे, और वो जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं ना, जिसमें कि साइंटिस्ट का नाम रिक्वायर्ड है या एक दो फैक्ट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो चीजें आप हमेशा से रह जाएंगी, तो फिर बाद में ध्यान नहीं आएगा। ओके, सो दैट इज द रीजन कि मैं आपको अभी से ही सजेस्ट कर रही हूँ कि चैप्टर खत्म होते होते आपके मॉड्यूल के भी क्वेश्चंस एटलीस्ट खत्म हो जाएंगे। तो मॉड्यूल में कैसा है कि आपके एक चैप्टर के बेसिस पे पर चैप्टर एटलीस्ट 200 से 250 एमसीक्यू आपका सॉल्व हो चुका होगा। तो अगर वो चीज उतनी हो गई अगर आपकी, तो फिर आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो एंड ऑफ द ईयर मींस मार्च 2022 में अगर मेजर टेस्ट होता है पूरे 11th के सिलेबस को लेकर, तब जो मार्क्स बच्चों के आएंगे उस पे हम असली जज कर पाएंगे कि कौन से बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है और नहीं है। देन आई विल बी एबल टू से कि कुछ बच्चे निकाल सकते हैं सच में एंट्रेंस या नहीं निकाल सकते। ओके, तो वो उस दिन के लिए आपको अभी से उस तरीके से प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। एक और अनाउंसमेंट सबके लिए कि मे बी प्रोबेबली क्या बोलते हैं कि ऑन सैटरडे संडे मैं एक्स्ट्रा क्लास रख रही हूँ, जिसमें फिर से पीएनएमटी 1 और 2 के बैच मर्ज होंगे। इज इट ओके? हम पुराने टॉपिक्स कुछ रिवाइज करेंगे कुछ नए बच्चों के लिए, और मे बी इन जनरल डाउट सेशन रखेंगे। अगर कुछ करंट टॉपिक या प्रीवियस टॉपिक में कुछ डाउट है तो उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। अगर और कुछ नहीं है तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इज इट ओके? मीन्स आप लोग अग्री कर रहे हो क्या? एक और चीज आप लोगों के लिए, रेज योर हैंड जिन बच्चों ने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बिल्कुल अटेंड नहीं किया, एक भी सेशन अटेंड नहीं किया। रेज योर हैंड, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे हैं इस बैच में। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा कॉमन टॉपिक होगा, कॉमन क्लास होगी, उसमें मैं आप लोगों के सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का ही वापस रिवीजन लेने वाली हूँ, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे बच्चों को टेम्पररीली जब मर्ज किया था बैच नंबर 1 के साथ, तो हमने हमारा वो चैप्टर चल रहा था, तो कुछ बच्चों ने तो पैरेलली अटेंड किया, कुछ ने नहीं किया। टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। ओके ओके, 5 नाउ। सो 5 to 6 स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया है। तो जैसे ही नेक्स्ट वीकेंड हम स्टार्ट करेंगे वो क्लास, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, इनिशियल टॉपिक के बारे में बताऊंगी, जनरल सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। और वो सेशन होने के बाद जो मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड सेशन का रिकॉर्डेड लेक्चर है वो मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगी। ओके, तो धीरे धीरे पैरेलली आपका वो चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से नए बच्चों के लिए हम प्लान कर सकते हैं कि अगर मिस्ड चैप्टर्स जो हैं वो इस तरीके से कैचअप करवा सकें। ओके,
आज का हमारा टॉपिक है, आई हैव डिसाइडेड कि एक एक मॉड्यूल एक एक बार में हम खत्म करते हैं। तो मैं आपका जूलॉजी मॉड्यूल 1 टोटल कंप्लीटली खत्म करने के बारे में सोच रही हूँ। आई एम टेकिंग द टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। यही वो चैप्टर है जिसमें कि हमें कॉकरोच के बारे में इन डिटेल पढ़ना होगा, बट एंड में। और हाल फिलहाल में ही एनिमल किंगडम सबने पढ़ा है, तो टिश्यूज, ऑर्गन्स, नेम, स्पीशीज, ये सब सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रेश होंगी, तो समझने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या इन जनरल एनिमल्स के अंदर कौन कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो इन्वॉल्व हैं। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो इन जनरल हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? टिश्यू से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो टिश्यू के बारे में क्या क्या पढ़ना है? टिश्यू से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। पहले तो उस टिश्यू का ओरिजिन। पहली चीज तो ये कि टिश्यू होता क्या है। देन हमारा फंक्शन, कि पर्टिकुलर टिश्यू जो है वो उसका फंक्शन क्या है। देन पोजिशन, ओके तो उनका ओरिजिन, उनका फंक्शन और वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ पे प्रेजेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है, जो हर टाइप के टिश्यूज में ये 3 पॉइंट्स इन्वॉल्व हुए। इनमें से कोई भी एक चीज मिस हो रही है, देन यू टेल मी, हम वो चीज फिर से पढ़ेंगे। ओके तो ये हो गया रिलेटेड टू टिश्यू। अभी ये बताओ, किसको पता है कि टिश्यू का मीनिंग क्या है? हु विल टेल मी द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? हमने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी किया है, 7th 8th 9th, हर साल बायो में एक टॉपिक आ जाता है रिलेटेड टू टिश्यू। ओके, यस मैत्री। Sorry, ma'am, nothing. ओके, समीक्षा। Aggregation of cells. ओके, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। ओके, तेजस, व्हाट अबाउट यू? और कोई आंसर? May I, ma'am? यस, May लेट I, ma'am? तेजस आंसर फर्स्ट, उसके बाद मैं वन बाय वन सबसे पूछती हूँ। यस तेजस। The group of cells is known as tissue. ओके, ग्रुप ऑफ सेल्स। समृद्धि। When number of cells come together, it form tissue. ओके, अक्षता। The group of cells have same structure. ओके, गुड। संस्कृति। Tissue is the group of cells which have same function and same structure. ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, मैत्री, you also raised your hand again. Yes, ma'am. Tissue is a group of cells having same functions. ओके ओके, गुड। मीन्स आप लोगों को आइडिया है कि टिश्यू का मीनिंग क्या है। इससे पहले आपने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, दे वर ऑल यूनिसेलुलर, यानी वो सेलुलर लेवल पे थे। और जो हमारे किंगडम्स थे उनमें भी क्या हुआ, हमने देखा कि ग्रेजुअली नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी सेल्स के बीच में इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन, सेलुलर कम्युनिकेशंस, और उनके बीच में एक सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन भी डेवलप हो गया। तो टिश्यू का मीनिंग क्या हुआ इन जनरल, कि ग्रुप ऑफ सेल्स which have same structure and same function। मतलब वो बंच ऑफ सेल्स, जो भी जितने भी सेल्स हैं, उनको एक साथ एक ही काम खत्म करवाना है, और स्ट्रक्चरली भी वो सारे के सारे सिमिलर हैं। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ टिश्यू। इसके बेसिस पे टिश्यूज के कुछ इंट्रोडक्शन, मतलब कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम जज कर लेते हैं। सो स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। कुछ साइंटिस्ट के नाम, उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। वैसे तो बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स हैं, कुछ साइंटिस्ट के नेम हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं इन जनरल, बट मैं 3 इंपॉर्टेंट नेम अभी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि बाकी सारी चीजें जैसे जैसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कुछ कुछ साइंटिस्ट के और नाम हम कवर करेंगे। बट आज के टाइम पे ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेम इज मेयर। He is the person जिसने histology term दिया। He coined the terminology histology. So he basically coined
the term histology. मीन्स उसने ये वर्ड सबके सामने इंट्रोड्यूस किया कि हिस्टोलॉजी जो बेसिकली है, जो भी टिश्यू से रिलेटेड आप पढ़ रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, उसको हम कंबाइनली हिस्टोलॉजी बोलेंगे. सो दैट्स व्हाई मेयर इज इंपॉर्टेंट. दूसरा, सेकंड नेम इज बिचेट. बिचेट बेसिकली फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बोलते हैं, एंड इसने टर्म टिश्यू इंट्रोड्यूस किया था सबके सामने. ओके, सो ही इज बेसिकली फादर ऑफ हिस्टोलॉजी. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, he coined the term tissue. जो वर्ड आप आज पढ़ रहे हो वो बिचेट ने ही दिया है. Then third person is Marcello Malfigi. He is also important because he was the founder of histology. He actually initiated the branch कि ओके हमें टिश्यूज यानी ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. He also helped in establishing the branch, means ये पर्टिकुलर साइंस, ये जो पर्टिकुलर बायोलॉजी ब्रांच है हिस्टोलॉजी, उसको कंप्लीटली एस्टेब्लिश करवाने में he played very important role. He established the separate branch of histology. Okay, so these scientists are very important. इनको स्टार मार्क कर लो, एटलीस्ट ये 3 नाम, और बाकी सब भले ही भूल जाना टिश्यूज में, ये 3 नाम समझना बहुत जरूरी है. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, मैं स्लाइड चेंज करूं. Yes. इफ वी कंसिडर, मतलब अगर मैं जनरली देखूं तो टिश्यू जो है हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है. टिश्यू इसलिए भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलेंगे. एक तो आपको ये पता चलेगा कि कौन से एरिया में कौन सी टिश्यू लोकेटेड है, उनका फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से 2 टाइप के टिश्यूज एक दूसरे से कनेक्टेड है. ये बहुत सारे आपको आंसर्स मिलेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, फंक्शन एंड पोजिशन, हमारे टिश्यूज को ब्रॉडली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? हमारा वेरी फर्स्ट इज एपिथेलियल, देन सेकंड इज कनेक्टिव, थर्ड इज मस्कुलर एंड फोर्थ इज नर्वस. अभी इनका फंक्शन के हिसाब से इनको डिवाइड भी किया गया है, मींस इनकी कैटेगरीज डिवाइड हुई है. एपिथेलियल, कनेक्टिव, जो इनका नाम है एग्जैक्टली वही, मतलब उनके काम के हिसाब से ही उनका नाम दिया है. इट्स नथिंग कि नेम कुछ और है और कॉम्प्लिकेटेड नेम है और बाद में उसका फंक्शन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है. सो एपिथेलियल बेसिकली कौन कौन से टिश्यूज हैं? जो टिश्यूज बाइंड करते हैं और कवर कर रहे हैं, मींस ओवरऑल ईदर आउटर लेयर और इनर मोस्ट लेयर को जो कवर कर रहे हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल को बेसिकली आप कवरिंग भी बोल सकते हो, हमारी बॉडी का कवरिंग है वो. साथ ही साथ छोटे छोटे ग्लैंड्स, डक्ट्स जो होते हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट हमें कुछ ना कुछ सिक्रीटरी प्रोडक्ट की जरूरत है, जैसे कि एंजाइम्स, हार्मोन्स, या फिर क्या बोलते हैं म्यूकस, ठीक है, या फिर लुब्रिकेशन बॉडी में. तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं. तो वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कौन करवाता है? तो जो आउटर मोस्ट लेयर होगा वही करवाएगा. सो दैट इज ऑल्सो डन बाय एपिथेलियल टिश्यू. सो जितने भी ग्लैंडुलर अरेंजमेंट्स हैं, दैट इज डन बाय एपिथेलियल टिश्यू. तो ये इसका बेसिक फंक्शन है. कवरिंग है, देन प्रोटेक्शन. वो हमारा जो आउटर लेयर यानी आवर स्किन, दैट इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए है क्योंकि जितने भी क्या बोलते हैं कि हार्मफुल बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंटल शॉक, उनसे सबसे पहले बचाता कौन है? एपिथेलियल टिश्यू. हमारा स्किन हमें सबसे पहले बचाता है, देन हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. ओके, सो इट एक्चुअली इम्यून्स आवर बॉडी आल्सो. सो दैट इज देयर बेसिक फंक्शन. Then if we talk about connective tissue कि इनका काम क्या है? As the connective tissue says, किसी भी चीज के बीच में कनेक्शन, 2 पॉइंट A और पॉइंट B को कनेक्ट करना, उनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना, ट्रांसपोर्टेशन करवाना, ओवरऑल स्ट्रेंथ देना, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को बनाना, ये सारा काम कौन करेगा? कनेक्टिव टिश्यू. सो इट इज हेल्पिंग इन
structure, balance, then transportation, mechanical support, then packing, किसी चीज को अगर पैक करना हो, इंटरनली हमारी बॉडी को बाइंड करना है, दो चीजों को कनेक्ट करना है, तो वो पैकिंग एंड बाइंडिंग में कौन हेल्प कर रहा है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू हेल्प कर रहा है. देन सिमिलरली मसल्स, अभी मसल्स का काम है पूरा का पूरा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू है इनका कवरिंग. सो इनके प्रोटेक्शंस, इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्शन, मसल्स का मेन काम ही है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. फर्स्ट तो ये हो गया. दूसरा, अगर कोई चीज स्टोर करनी है, स्टोर इन द सेंस फैट स्टोर, एनर्जी स्टोर, ये सारी चीजें कौन करता है? मसल कर पाता है. देन स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, यू कैन पिक सम अमाउंट ऑफ वेट. क्यों? बिकॉज आपके मसल्स प्रेजेंट हैं. तो ये दोनों कंबाइंड, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल साथ में कंबाइंड होते हैं, तभी आप में एनर्जी आती है, आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है. सो मसल हैज द स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट आपका कनेक्टिव टिश्यू, और इट मीन्स आपके बोन्स और कार्टिलेजेस वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर पाते हैं, तब जाके आप कोई चीज पिक कर पाते हो, मूव कर पाते हो, आप हैवी चीजें लिफ्ट कर पाते हो. सो दैट इज द मेजर फंक्शन. देन योर नर्वस सिस्टम, ये सारे फंक्शन को करने के लिए एक कौन चाहिए? एक मास्टर ऑर्गन चाहिए और एक हेडक्वार्टर चाहिए जो सारे इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सके. तो इंफॉर्मेशन कलेक्शन, मैसेज ट्रांसपोर्टेशन, so basically message transportation, then information collection, और इन शॉर्ट आपकी पूरी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ये सारी चीजें कौन कर पा रहा है? नर्वस टिश्यू. तो ये क्या हो गए? हमारे चारों टाइप के टिश्यूज के बेसिक फंक्शंस. मींस ये जनरल इंफॉर्मेशन हो गई जो आपको समझना जरूरी है ताकि आपका एक आइडिया बिल्ड हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, सो दैट हम वन बाय वन एक एक टिश्यूज को हम लेंगे एंड देन विल मूव अहेड. ओके तेजस, आई थिंक टुडे माय नेटवर्क इज नॉट गुड, सो मैं इसलिए आज ज्यादा लिख रही हूँ. आई वोंट स्पीक अप दैट मच ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो मेरी वॉइस को कैचअप करने में. इज इट ओके नाउ तेजस? अभी मेरी आवाज सही लग रही है? ओके, एवरीवन अंडरस्टूड टिल हियर? Yes. Okay, shall I move ahead? Shall I change the slide? Yes. Okay, so basically first हमारा जो type है that is epithelial tissue. एपिथेलियल टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी का आउटर कवरिंग, बॉडी का ही नहीं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, लेयर्स और जो डक्ट्स के होते हैं उनके आउटर मोस्ट या इनर मोस्ट कवरिंग होगी, इनको एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं. अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको इसलिए अभी से समझा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि किसी भी चीज का आउटर लेयर ही एपिथेलियल होता है, इनर लेयर एपिथेलियल नहीं होता. बट आप सोच के देखो, इफ आई टॉक अबाउट एलिमेंटरी कनाल, तो हमारा एलिमेंटरी कनाल का अगर मैं टॉप व्यू लेती हूँ, सो ये चीज हो गई आउटर लेयर, एंड देन ये हो गया इनर लेयर जिसपे आपका फूड एंटर करता होगा, दैट इज द इनर लेयर. तो ये जो चीज है इसको भी एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा. और जो इंटरनल लेयर है मींस योर इनर मोस्ट लेयर, जो आपकी बॉडी के फ्लूइड्स और किसी न किसी टाइप के कैविटी को फेस करता है, दैट इज ऑल्सो एपिथेलियल टिश्यू. तो यानी इनर मोस्ट एंड आउटर मोस्ट, इनको कवर करने के लिए एपिथेलियल टिश्यूज की रिक्वायरमेंट होती है. सो दैट्स व्हाई आई विल राइट वन स्टेटमेंट. आप बताना कि वो चीज आपको समझ में आई या नहीं. सो दीज टिश्यू ईदर faces the body fluid
और एनवायरमेंट। सबको ये बात समझ में आई? ये स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, ma'am. एवरीवन? Yes. ओके, सो ये Yes. हो गया है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। या तो ये बॉडी फ्लूइड को फेस करेंगे या तो फिर ये बाहर के एनवायरनमेंट को फेस करेंगे। ये एपिथेलियल टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मींस इन जनरल गिफ्ट रैपर समझ लो। देन सेकंड पॉइंट इसका है दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। मींस एपिथेलियल टिश्यूज जो है इन जनरल बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो दो सेल्स के बीच में जो पॉइंट होता है मींस द कॉमन पॉइंट, उसको हम सेल जंक्शन बोलते हैं। So they are compactly packed and then they have cell junctions. Cell junctions means a point between two cells. Okay, that is cell junction. अगर ये compactly packed है तो इनके बीच में स्पेस भी बहुत ही कम होगा, so that's why they have little intercellular spaces. ठीक है, and also matrix and less cellular matrix. अभी सेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए एक और रिमाइंडिंग। सेलुलर मैट्रिक्स मींस कोई भी सेल्स अपना सिक्रीटरी मटेरियल हमेशा मींस फ्लूइड मटेरियल सिक्रीट आउट करता है, या फिर किसी भी सेल्स के बीच में अगर गैप होगा तो उस गैप को कौन फिल करता है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस फिल करते हैं, जिसको बॉडी फ्लूइड्स बोला जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट होता है ना, जिसके जो कि सेल को कवर करके रखते हैं या जिसमें चीजें नॉर्मली डिसॉल्व होती हैं या ट्रांसपोर्ट होती हैं इन जनरल, वो चीज को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। सो दे आर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बेसिकली, जिसमें कि क्या मेजर फंक्शंस हो रहे हैं, इधर डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, और कम्युनिकेशन, किसी ना किसी टाइप का कम्युनिकेशन। तो इनमें क्या होगा, बहुत ही कम मैट्रिक्स है। क्यों बहुत कम मैट्रिक्स है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है। अब टाइटली पैक्ड है तो मतलब आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। सो आई विल जस्ट ड्रॉ वन डायग्राम। सपोज ये हमारे एपिथेलियल टिश्यूज, जस्ट इमेजिन व्हाट, इनको मैंने नजदीक इसलिए बनाया है जस्ट टू मेक यू श्योर कि ये टाइटली पैक्ड है। ये हो गए हमारे क्या, सेल्स, epithelial cells. Imagine the nucleus. This is the nucleus part. Okay. Then कुछ important चीजें यहाँ पे. First is सेल के जस्ट नीचे बेसल मेम्ब्रेन नाम का एक लेयर प्रेजेंट होता है, विच इज द असेलुलर मास। जो बेसल मेम्ब्रेन है ये असेलुलर मास है। असेलुलर मतलब कि नॉट सेल इन ओरिजिन, यानी इसमें कोई सेल लाइक एक्टिविटीज नहीं है। इट इज नॉट अ सेल, वो सेल का सिक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो ये जो बेसल मेम्ब्रेन है ये दो लेयर से बना है। फर्स्ट इज द अपर लेयर, जिसमें मैं ड्रॉ कर रही हूं, दैट इज बेसल लैमिना, एंड द लोअर लेयर दैट इज बेसिकली रेटिकुलर लैमिना। इसके नीचे मींस इस पर्टिकुलर सेल्स के नीचे क्या होंगे, कनेक्टिव टिश्यूज। देन यू हैव योर कनेक्टिव टिश्यूज, यानी फाइब्रस ईदर मसल्स or your arteries or veins, that is your connective tissues। या तो blood vessels होंगे या तो फिर आपके muscles होंगे। that is the only two type of connective tissues जो इनको wrap करके रखेंगे और cover करके रखेंगे। so अगर one by one इनको मैं label करूं तो this is your epithelium, देन ये जो कंप्लीटली दो लेयर्स हैं इनको कंबाइनली बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलेंगे। दिस इज बेसल लैमिना, दिस इज रेटिकुलर लैमिना, इसको कंबाइनली हम बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, and this part is connective tissue।
ये हो गया आपका टिपिकल डायग्राम ऑफ सेल। अभी यहाँ पे आपको क्या क्या समझना है, ये जो बेसल लेमिना और रेटिकुलर लेमिना है, यानी अगर एक चीज नोटिस करो तो आपके ब्लड वेसल्स इस लेमिना यानी असेलुलर मास पे ही खत्म हो जा रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो एपिथेलियल टिश्यू तक जा ही नहीं रहे। इट मीन्स कि एपिथेलियल टिश्यूज आर अवस्कुलर इन नेचर। बोल सकते हैं अवस्कुलर का मीनिंग समझ में आ रहा है? Students, you have to respond either yes, no, then I will explain you कि vascular avascular का meaning क्या है। No, ma'am. Okay, so basically अगर आपके particular cells में directly blood vessels connected होते हैं उसको vascular बोलते हैं। मैं top right में लिख रही हूँ, vascular means when blood vessels are connected. That is vascular. Avascular मतलब अ लग गया means absence of blood vessels. So blood vessels are not connected. मीनिंग क्या है कि जो पर्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू तो यहीं पे खत्म हो गया, इतना ही था एपिथेलियल टिश्यू। ब्लड वेसल्स मेम्ब्रेन के नीचे तक ही प्रेजेंट है, डायरेक्टली टिश्यू के अंदर इम्बाइब्ड नहीं है या पेनिट्रेटेड नहीं है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? अवस्कुलर सिचुएशन। सो दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ये आपको समझाने के लिए पहले मैंने डायग्राम बनाया ताकि अवस्कुलर पोजीशन आपको समझ में आए। यानी अगर मैं न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो कोई भी पर्टिकुलर टिश्यू तक या सेल्स तक ब्लड कैरी करती है सारी एनर्जी एंड न्यूट्रिशन, उसमें सब कुछ डिसॉल्व रहता है। तो ब्लड यानी सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन तक ही मींस छोड़ के आ रहा है, सारा न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन तक। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद स्लोली डिफ्यूजन होगा तो न्यूट्रिशन इस डायरेक्शन में पहुंच पाएगा। अभी समझ में आया? स्लोली एंड स्टेडीली ये दोनों मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या होगा, पर्टिकुलर न्यूट्रिशन चाहे ग्लूकोज हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कोई आयंस, मिनरल्स, इन सब चीजों की अगर सेल को रिक्वायरमेंट है तो वो ब्लड वेसल से डिफ्यूज होके कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स एपिथेलियल टिश्यू। यानी एपिथेलियल टिश्यू में डायरेक्टली कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं है, बीच में क्या आ जा रहे हैं? अवस्कुलर असेलुलर लेयर, एंड दैट असेलुलर लेयर इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी जो ये दो लेयर्स है ना, यू मस्ट बी वंडरिंग कि बेसल लैमिना क्या है और रेटिकुलर लैमिना क्या है। तो जो बेसल लैमिना है ये एपिथेलियल टिश्यू सिक्रीट करता है, और जो रेटिकुलर लैमिना है वो कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीट करता है, और ये दोनों सिक्रीट करते हैं और कंबाइनली एक असेलुलर लेयर बना देते हैं। ओके, सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। अब आप ये सोचो कि ऑलरेडी नेचर ने किस टाइप का अडेप्टेशंस किया है। जस्ट बिकॉज एपिथेलियल टिश्यू एक प्रोटेक्टिव लेयर है और प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उस चीज की वजह से उनकी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई रोक दी गई है। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये टिश्यू रप्चर हो गया, इमेजिन अगर टिश्यूज के लेयर्स रप्चर होने लग गए तो ब्लड वेसल्स भी उतनी ही ज्यादा रप्चर होगा, मींस उतनी ही फास्ट स्पीड में रप्चर होगा, और पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ब्लड लॉस के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो दैट इज द रीजन कि क्या बोलते हैं कि एपिथेलियल टिश्यूज में डायरेक्ट कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, और डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है इसीलिए उस पर्टिकुलर सेल्स को हम अवस्कुलर सेल ही बोलते हैं। नाउ एवरीवन अंडरस्टूड? डायग्राम भी समझ में आया एपिथेलियल ma'am. टिश्यू का? Yes, ma'am. ओके, सबने ये बना लिया है, लिख लिया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So this is about basically your epithelial tissues और उनके बारे में कुछ हो गया. Now I will discuss about their types. Epithelial tissues है तो उसके types भी पढ़ना बहुत जरूरी है. Yes, शर्वारी, कोई डाउट है? मैम हाँ, 4th पॉइंट फिर से एक्सप्लेन करो ना एक बार। फोर्थ पॉइंट मींस लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस। अभी ये सेल्स आप देख रहे हो ना, इनके बीच में ये टाइटली पैक्ड है, वो बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा है उन्होंने एपिथेलियल टिश्यूज में, राइट? इनका नेचर ही यही है कि इनको चीजों को रैप करना है या कवर करना है, तो कवर या प्रोटेक्शन के लिए इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। इसीलिए एक मींस ये दो जो सेल्स हैं इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है, यानी स्पेस नहीं है,
और दो सेल के बीच की बात हो रही है, इसीलिए वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरसेल्युलर. सो दैट्स व्हाई आई सेड लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस, यानी बहुत ही कम इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं सर्टेन लोकेशंस पे, अदरवाइज नहीं होते. तो अगर इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं है तो उनके बीच में कोई फ्लूइड भी नहीं होगा, तो यानी मैट्रिक्स भी नहीं होगा. दैट फ्लूइड इज नथिंग बट द मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स का क्या होता है वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. दे आर द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट, जिनका काम डिफ्यूजन है. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में हो रहा है वो काम मैट्रिक्स भी करवाते हैं कभी कभी, अगर सेल के बीच में गैप हो जाए तो. अंडरस्टैंड नाउ? यस मैम. ओके. सो एपिथेलियल टिश्यूज के मैं आपको टाइप्स और उनकी कैटेगरीज डिफरेंशिएट करवाती हूँ. दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट हैं बेस्ड ऑन द सेल टाइप, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब वो किस टाइप के हैं, किस तरीके के हैं, किस तरीके से अरेंज्ड हैं, और तीसरा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस कहाँ कहाँ पे वो चीज प्रेजेंट है. इनके बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यूज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. वन इज सिंपल, एक है सिंपल एपिथेलियम, दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियम. यहां तक तो आप समझ गए, सिंपल एंड कंपाउंड. सिंपल मतलब जिसमें सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट है, वन लेयर ऑफ टिश्यू, यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, दैट इज सिंपल एपिथेलियम. और यहाँ पे मोर देन वन लेयर, टू और मोर लेयर्स, यानी सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स जिसमें प्रेजेंट हो, दैट इज कंपाउंड एपिथेलियम. ये तो हो गया इनका बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन का कैटेगरी. देन सिंपल एपिथेलियम फर्दर मींस 4 to 5 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है, यानी 4 to 5 टाइप्स का प्रेजेंट है. फर्स्ट इज स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियम. वन बाय वन में इन सबके कैटेगरीज और उनका डिटेल भी आपको बताऊंगी. देन क्यूबॉइडल, देन सिलिएटेड. आधे से ज्यादा नाम और उनके मीनिंग आप ऑलरेडी गेस कर सकते हो, जैसा नाम है वही चीजें प्रेजेंट है. देन कॉल्यूमिनर, देन स्यूडो स्ट्रैटिफाइड. दैट इज द सिंपल एपिथेलियम टिश्यू. ये टोटल 5 टाइप के प्रेजेंट हैं. कंपाउंड एपिथेलियम में दो मेजर टाइप्स प्रेजेंट हैं. फर्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड, सेकेंड इज ट्रांजिशनल. ट्रांजिशनल जो है इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ट्रांजिशनल आ जाएगा. तो आपको ट्रांजिशनल का पता रहा, थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो आप ऑप्ट गलत नहीं करोगे. दैट इज द रीजन. स्ट्रैटिफाइड जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज स्क्वैमस. स्क्वैमस का मीनिंग बता दूंगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा. तो यहाँ पे भी जो स्क्वैमस और क्यूबॉइडल है वो कहीं ना कहीं सिमिलर मीनिंग रखते हैं यहाँ पे, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज में है. एंड स्क्वैमस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कैरेटिनाइज्ड एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड. दिस इज अगेन लेस इंपॉर्टेंट, आपको सिर्फ यहीं तक जानना है इन डिटेल, ये चीजें इतनी नहीं जाननी. कैरेटिनाइज्ड यानी कैरेटिन जिनमें प्रेजेंट होंगे वो चीज कैरेटिनाइज्ड हुई, जिनमें कैरेटिन प्रेजेंट नहीं है वो नॉन कैरेटिनाइज्ड. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन. मींस उनके टोटल कितने एपिथेलियल टिश्यूज कितने क्लासेस में डिवाइडेड है, ये टोटल है आप पे, इससे ज्यादा प्रेजेंट ही नहीं. ओके, आपको पढ़ना क्या क्या है अभी से ही स्टार मार्क कर रही हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सिंपल एपिथेलियम बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है. कंपाउंड में स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम का डेफिनेशन और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है लोकेशन, ये सबसे अच्छे से डिटेल में पढ़ना है. मींस आपको यहीं तक समझना है और कुछ नहीं. जनरल, एक एक कैटेगरी नहीं, जनरल स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम. देन आपको एक और पढ़ना होता है, प्लस कर देती हूँ इन सारे टिश्यूज को प्लस करके, ग्लैंड्यूलर. हम ग्लैंड्स के बारे में अलग से पढ़ते हैं, क्योंकि ग्लैंड हमारे एपिथेलियम टिश्यू से जुड़ा हुआ है. बट ग्लैंड जो है वो एक यूनिक फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है ना वो हर टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन
कोई भी सेल ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो सकता है। मैक्सिमम जगह पे क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमिनर रहते हैं, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी सेल्स ग्लैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे वो चीज ग्लैंड बन जाती है। ओके, सो इसीलिए हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम को अलग तरीके से अलग टॉपिक में पढ़ते हैं। ओके, मैं ये चेंज करूं, सबने लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो फर्स्ट हम लेंगे हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू यानी सिंगल लेयर, वन लेयर जहां भी प्रेजेंट है उस चीज को हम सिंपल बोलेंगे। अब उनके शेप के बेसिस पे उनके डिफरेंट कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। सो हमारा वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज सिंपल स्क्वैमस, दैट इज आवर फर्स्ट टाइप। अभी स्क्वैमस का मीनिंग क्या है? वन लेयर, एक लेयर तो प्रेजेंट है, साथ ही साथ दे आर थिन, वेरी थिन, फ्लैट और कह लो स्केल लाइक सेल्स। मतलब उनके जो सेल्स होंगे स्क्वैमस टिश्यू के वो बहुत ही थिन होंगे, फ्लैट होंगे। इनका जो शेप हुआ दैट इज पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब जिसके बहुत सारे साइड्स प्रेजेंट है। ओके, इट इज नॉट फिक्स कि उनके कितने साइड्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज पॉलीगोनल। दूसरा, इनका न्यूक्लियस जो है दैट इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब क्योंकि ये फ्लैट हैं और थिन हैं, तो अगर न्यूक्लियस अंडर माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको सबसे पहले न्यूक्लियस ही दिखेगा और बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस दिखेगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिनेंट, जो बहुत ही विजिबल हो, देख के ही आप बता दो कि वो चीज न्यूक्लियस है। Okay, so their nucleus is prominent. So squamous epithelium means thin, flat और scale-like. इनका shape जो है that is polygonal. So thin और flat ही ध्यान में रखोगा. Okay, that is the basic characteristics of squamous epithelium. तो अगर stratified के केस में यहाँ पे मैंने जो squamous बोला था, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये thin और flat हैं, बस एक ही डिफरेंस है कि मल्टीपल लेयर्स। डिफरेंस समझ में आया सबको? यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस था तो सिंगल लेयर था, बट क्योंकि हम कंपाउंड स्क्वैमस के बारे में पढ़ रहे हैं इसीलिए सेम चीज होगी, बस मल्टीपल लेयर्स होंगे। अंडरस्टैंड? यही बस एक डिफरेंस है यहाँ पे, और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो ये हो गया हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट, उनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैनॉट मिस द लोकेशन। तो इनका कहाँ प्रेजेंस है? फर्स्ट इज एल्वियोलाई लाइनिंग, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एल्वियोलस में उनकी लाइनिंग क्रिएट करते हैं दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यूज। देन इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, 2 से 3 लोकेशन में सारे टाइप में देने वाली हूँ। इनर लाइनिंग ऑफ blood vessels because they are important also. Then walls of Bowman capsule, ये हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं। So walls of Bowman's capsule, 10th स्टैंडर्ड में शायद सुना हो, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लेना, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं। ब्रैकेट में लिख लो जिनको नहीं पता, हमारे किडनी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। बोमन कैप्सूल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो ये 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस किसके? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। सबको समझ में आया? फर्स्ट टाइप? Yes, ma'am. बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, डीप कुछ भी नहीं पढ़ना, बस सेल का शेप एंड साइज कैसा है और कहाँ प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल, जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका शेप है, दैट इज क्यूब लाइक, क्यूबिकल लाइक, सो दैट इज देयर शेप। सो दे आर वन लेयर, अभी ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, सिंगल लेयर। देन उनका क्या बोलते हैं कि शेप जो होगा दैट इज क्यूबिकल, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। देन इनका जो न्यूक्लियस है इट विल बी राउंड न्यूक्लियस इन द सेंटर, सो दे हैव राउंड न्यूक्लियाई इन द सेंटर, दैट इज द ओनली एक्स्ट्रा पॉइंट। तो हम देख रहे हैं ओवरऑल शेप, कितनी लेयर्स हैं और उनका न्यूक्लियस कैसा दिखता है, बस इतना ही देखना है हमें। सो दिस इज अबाउट सिंपल क्यूबॉइडल। नेक्स्ट डिस्कस अबाउट देयर लोकेशन, कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो लोकेशन वाइज दे आर
in salivary gland, ducts actually, not gland, salivary duct. Duct मतलब पैसेज, वो एंजाइम्स या फिर सलाइवा सिक्रीट करने के लिए जो पैसेज होता है जहां से निकलता है सलाइवा, दैट इज डक्ट. सिमिलरली पेनक्रियाटिक डक्ट. देन आपका ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं. देन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्रेजेंट है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी प्रेजेंट होंगे. सो इट इज प्रेजेंट इन seminiferous tubules of testes. That is important. Then एक और important extra चीज मैं आपको बता दूं, in the convoluted tubules of kidney. किडनी में भी डक्ट्स बने होते हैं. मीन्स इन जनरल मैं आपको नोटिस करवाऊं तो जहां भी पैसेज और डक्ट लाइक एरिया है, ट्यूब लाइक एरिया है, जहां से कोई चीज पास होगी, वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट लोकेशंस जहां पे वो प्रेजेंट है. अभी क्योंकि ये चीजें फ्लैट हैं तो ये कैसी अपीयर होंगी, कोई भी चीज फ्लैट इस तरीके से मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूं कि ये कॉम्पैक्ट भी है और ये फ्लैट भी है. Okay, so this is how they will look, thin, flat. ठीक है. एंड देन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यानी बिग न्यूक्लियस, जो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो आपको तुरंत उसका न्यूक्लियस दिख जाए. सो दिस इज हाउ द स्क्वैमस एपिथेलियम विल लुक. अभी क्यूबॉइडल है यानी क्यूब लाइक, तो सेम यही होगा बट थोड़ा सा थिक होगा. क्यूब लाइक है तो उनकी हाइट हो जाएगी, थोड़ा सा विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें डेवलप हो जाएगी. सो दैट इज स्क्वैमस. सो दिस इज हाउ दे विल लुक. And they have round nucleus. Okay, so this is how the cuboidal simple epithelium will look. Akshata, function we have already discussed. Total epithelium tissue का function ही क्या है? Cover करना, protect करना, shock, either external environmental shock से बचाना या फिर internal shock से बचाना, then margin create करना, दो चीज के बीच में बाउंड्री लेकर आना. जैसे कि हमारा डक्ट है तो अगर हमारा ट्यूब है, सपोज एलिमेंट्री कनाल, मैं फिर से वो चीज आपको रेफरेंस देती हूँ. सपोज दिस इज द ट्यूब, तो ये जो इंटरनल लाइनिंग है, किसी चीज को फाइनल फिनिशिंग देने का काम एपिथेलियल टिश्यू का है. दैट इज द बेसिक फंक्शन. उसमें बस एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी है, द ग्लैंड्स. अगर हॉर्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनको सिक्रीट कराने के लिए इनमें एक मॉडिफिकेशन ये हो गया कि ये ग्लैंड इनमें डेवलप हो गए, यानी ये ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं. दैट इज द बेसिक क्या बोलते हैं कि फंक्शन. एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट यू आर सेइंग, दैट इज आल्सो देयर. सो बेसिकली वो सारी चीजें ग्लैंडुलर ही हो जाती हैं. ओके, तो जर्मिनल एपिथेलियल जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, मींस नेक्स्ट ईयर में, तो जर्मिनल एपिथेलियल के बारे में पढ़ोगे. So that is nothing but a type of epithelial tissue only, जो कि क्या बनाएंगे, गैमीट फॉर्मेशन कराएंगे इन फ्यूचर. ओके, सो दीज आर द डिटेल्स. मैं अभी आपको बहुत डिटेल्स नहीं दूंगी, अदरवाइज आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी. ओके, सबको स्क्वैमस एंड सिंपल समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. सिमिलरली अगर क्यूबॉइडल आपको समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से कॉलुमिनर भी समझ में आ जाएगा. अभी कॉलुमिनर मतलब कि सेल का जो शेप होगा, it will be column like, that is columnar. So they are again one layer, column like or pillar like, यानी long and elongated structures present हैं cells के. either column बोल सकते हो या pillar बोल सकते हो. इनका जो nucleus है, it is elongated of course. cell अगर stretched है तो उसका nucleus भी stretch हो जाएगा. elongated nuclei at the base, यानी बेसमेंट की तरफ उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. इनका जो आउटर सरफेस है, दैट इज लिटिल ब्रॉडर, मींस स्लाइटली ब्रॉडर. आउटर सरफेस इज स्लाइटली ब्रॉडर. डायग्रामेटिकली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, सो दिस इज
आपका कॉलुमिनर, और इनका जो न्यूक्लियस है इट इज वेयर एट द बेसमेंट, मतलब बेस की तरफ प्रेजेंट है, एंड इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो दिस इज हाउ दे विल लुक, सिंपल कॉलुमिनर, और एक ही लेयर प्रेजेंट होगी. इफ आई टॉक अबाउट देयर लोकेशन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सो दे आर इन द इनर सरफेस, या कह लो इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, stomach, gallbladder, then uterus. Okay, these are the famous locations जहां पे present होंगे. दूसरा, कॉलुमिनर एपिथेलियम मोस्टली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं. अभी गैस्ट्रिक मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, नथिंग एल्स बट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स हैं वो मैक्सिमम बने हुए हैं कॉलुमिनर एपिथेलियम से. तो इसीलिए वो जो ग्लैंड्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. जो मैंने कहा था आपको अलग से अच्छे से एक अलग टॉपिक लेकर हम पढ़ते हैं, दैट इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. सो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का ओरिजिन कहाँ से होता है, कॉलुमिनर एपिथेलियम से. ओके, सो दिस इज वन थिंग. दूसरा, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं अबाउट गॉबलेट सेल्स, कि गॉबलेट सेल्स क्या होते हैं. हैरी पॉटर देखा होगा ना, गॉबलेट ऑफ फायर सुना होगा. गॉबलेट मीन्स आपका क्या बोल लो, फ्लास्क, जिसमें कोई चीज कैरी की जाती है. कप, जो आपको स्पोर्ट्स जो खेलते होंगे, स्पोर्ट्स जीतने पे कप मिलता है या मेडल मिलता है, तो वो जो कप मिलता है दैट इज नथिंग बट द गॉबलेट. ओके, सो वैसा ही स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में किनका होता है, सेल्स का होता है. कौन से, जो ग्लैंड्स होते हैं. यानी गॉबलेट की तरह वो क्या करते हैं, सिक्रीटरी प्रोडक्ट, एंजाइम, फ्लूइड, हार्मोन्स, इन सबको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं अपने पास, और टाइम आने पे क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डक्ट और बाय बर्स्टिंग आउट वो चीज सिक्रीट करवाएंगे. सो दैट इज गॉबलेट सेल्स. सो गॉबलेट सेल्स आर नथिंग बट सिक्रीटरी सेल्स. which secretes mucus, maybe some kind of fluids, enzymes, etc. तो कोई भी चीजें सिक्रीट करने वाले सेल्स को आप गॉबलेट सेल्स बोलोगे. ओके, दिस इज अबाउट सिंपल कॉलुमिनर. देन हमारा फोर्थ कैटेगरी, ये सारी चीजें बहुत इजी हैं, बस हमें वन बाय वन उनको लिस्ट करना है. नेक्स्ट इज सिंपल सीलिएटेड. अभी आप ही बताओ, इतना तो मैंने बता दिया. सिंपल सीलिएटेड मींस व्हाट, क्या प्रेजेंट होगा, a cell which have structure cilia. राइट, गुड, बस इतना ही है. यानी इनका जो अपर रीजन होगा, जो रीजन बाहर की तरफ होगा, वो चीज में क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा. दैट इज द ओनली थिंग. सो अगेन दे हैव वन लेयर. दूसरा, ये कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, मीन शेप वाइज आई एम सेइंग. So they are columnar in shape with cilia at upper region. That is the only characteristics. यानी एक चीज अगर आप properly notice करो तो columnar cells के ही बहुत सारे modifications हो गए. यानी columnar cells glands भी बना रहा है, और columnar cells future में ciliated भी हो रहा है. मींस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें सीलिया ब्रश लाइक अपेंडेजेस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं. एंड व्हाट इज द बेसिक फंक्शन, अगर सीलिया प्रेजेंट है तो इसका बेसिक फंक्शन होगा टू मूव द पार्टिकल्स, ब्रशिंग करना, क्लीन करना, दैट इज द मेन फंक्शन. सो टू मूव द पार्टिकल्स, दैट इज द मेजर पार्ट. सो दैट इज सीलिएटेड एपिथेलियम. देन लेट्स डिस्कस अबाउट देयर लोकेशन, ये कहाँ प्रेजेंट होंगे. So their location is basically inner lining of respiratory tract, inner lining of respiratory tract. हमें जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, म्यूकस कहाँ पे आता है, मींस दे आर अलाइंड इन अ वे कि वो म्यूकस बॉडी के बाहर ही सिक्रीट आउट हो. यानी जो भी उसमें ट्रैप्ड जर्म्स या गंदगी है वो चीज कहाँ जाए, बॉडी के बाहर. तो वो कैसे, कौन कर पा रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीलिया. दे ब्रश आउट द पार्टिकल्स टुवर्ड्स आउटसाइड.
ठीक है, बॉडी के बाहर वो ब्रश आउट कर देंगे। देन और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में इसलिए प्रेजेंट होंगे क्योंकि उनको कैच करना होता है ओवम को। देन और कहाँ कहाँ? नीफ्रॉन्स यानी आपकी किडनीज। नीफ्रॉन्स में भी सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट सीलिएटेड। एवरीवन अंडरस्टूड ये टाइप? मैम इसकी डायग्राम निकालो ना। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? मैम ये यूटेरस में प्रेजेंट होते हैं। यूटेरस में नहीं, यूटेरस के फेलोपियन मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। यहाँ पे लिखा है ना बच्चे, यूटेरस में ये प्रेजेंट नहीं है। यूटेरस में दूसरे टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, आई विल टेल यू। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर सीलिएटेड एपिथेलियम। तो बेसिकली कॉलुमिनर ही है, कॉलुमिनर सेल्स पे सीलिया मॉडिफाई हो चुके हैं। ओके, मैं ये स्लाइड चेंज करूं? Yes, मैम ma'am. इसके न्यूक्लियर बेस में रहते हैं क्या बीच में? एग्जैक्टली लाइक कॉलम, जैसे कॉलुमिनर सेल्स हैं सेम यही सेल्स हैं, बस इस पे आप सीलिया ऐड कर दो। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर कॉलुमिनर सेल्स। तो इनका न्यूक्लियस भी वैसा ही होगा, उसी की तरह बिहेव करेगा। Okay, shall I change the slide? Yes, ma'am. यस Yes. मैम। ओके, सो ये तो हो गया हमारा बेसिकली ओवरऑल कॉलुमिनर सेल्स के कुछ मॉडिफिकेशंस कह लो, इनडायरेक्टली हमने वो सारे मॉडिफिकेशंस पढ़े। एक लास्ट बचा हुआ है सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज का, दैट इज स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो का मीनिंग आपको समझ में आ चुका है, एंड स्ट्रेटिफाइड ऑलरेडी आपको मैंने बताया, जिसमें मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होंगे, यानी हमारे कंपाउंड सेल्स के टाइप। यानी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब फॉल्स लेयर्स, देयर इज नो एक्चुअल लेयर, वो सिंगल लेयर ही है, बट अपीयर ऐसा होता है कि मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हैं। वो कैसे प्रेजेंट है वो बताती हूँ। दे हैव ओनली वन लेयर। सेकेंड चीज इनके पास क्या प्रेजेंट है? कॉलुमिनर सेल्स यानी कॉलुमिनर एपिथेलियम प्रेजेंट है विथ अनइक्वल साइजेस। अनइक्वल साइज, तो अनइक्वल साइज होने की वजह से जब आप सुपरफिशियली टिश्यूज को ऑब्जर्व करते हो तो ऐसा लगता है कि मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है, बट एक्चुअली वो सिंगल लेयर्ड ही होते हैं। सो हाउ दे विल अपीयर कि कॉलुमिनर सेल्स तो हैं, बट दे आर ऑफ वेरियस साइजेस, दे आर नॉट इवन इन देयर साइज। और इस चीज की वजह से इट विल अपीयर कि दे हैव मल्टीपल लेयर्स। सो दैट इज द रीजन कि उनको हम स्यूडो स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। दैट इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन। दूसरा इनका लोकेशन, कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सो इनका मेजर लोकेशन है सलाइवरी ग्लैंड। सो द फर्स्ट इज पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? आपका साइड मींस टच योर ईयर। आपका जो ईयर का लोकेशन है ना, तो जस्ट ईयर के लोकेशन के अंदर की साइड यानी इंटरनल पार्ट पे, दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों लेटरल रीजन्स पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड। ओके, तो जब डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तब आपको सलाइवरी ग्लैंड्स और उनके डिफरेंट लोकेशंस के बारे में भी बताएंगे। सो वन इज दिस, तो ये एक तो आपको याद हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम का। दूसरा कहाँ प्रेजेंट है? ये मेल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा मींस कॉमन ओपनिंग जहां पे की मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट और दूसरा यूरिनरी ब्लैडर, इनकी ओपनिंग होती है जहां से बोथ सीमेन एंड यूरिन दोनों पास आउट होते हैं। दैट इज मेल यूरेथ्रा। तीसरा ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? दैट इज इन द ट्रैकिया, यानी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन ट्रैकिया के साथ साथ लार्ज ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, अगेन हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये मेजर लोकेशंस जहां पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मिलेंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार मार्क कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे। कभी कभी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो सेल्स है ना, उनमें सीलिया भी प्रोड्यूस हो जाता है। मींस उनमें एक साथ 2-3 मॉडिफिकेशंस आ जाते हैं। सो कॉलुमिनर सेल्स अनइक्वल साइज के भी हैं, साथ ही साथ सीलिएटेड भी हैं।
तो ऐसे सेल्स को बोलते हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर सीलिएटेड एपिथेलियम। नाम बहुत बड़ा है, बट आपको ऑलरेडी मैंने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में बताया है, कॉलमिनर आप समझते हो, सीलिएटेड समझते हो, एंड मॉडिफिकेशन किस में हो रहा है? एपिथेलियल टिश्यू में। इसीलिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला दिया गया। नाम समझ में आया क्यों उनका नाम पड़ा है ऐसा? Yes, ma'am. ओके। और ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट है? द फेमस लोकेशन इज द ब्रोंकाई एक्चुअली। ब्रोंकाई is the very famous location, यानी हमारा respiratory tract is the main location जहां पे ये particular modification हुआ है, okay, cells के बीच में। So that is also one of the important PCCE short form इसका याद रख सकते हो। Then आप चाहो तो sorry PSC not PC PSCCE ये इनका शॉर्ट फॉर्म है जो आप याद रख सकते हो। नहीं तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमिनर के मतलब अगर आप बस आप ये ध्यान रखो कि इस स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में सीलिया प्रेजेंट है, क्योंकि ऑलरेडी कॉल्यूमिनर के मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। अभी अगर मैं लिस्ट आउट करूं, मींस इन सबको कंक्लूड करूं, तो आपने कॉल्यूमिनर के क्या क्या देख लिया? आपने कॉल्यूमिनर का सिंपल कॉल्यूमिनर देख लिया, आपने कॉल्यूमिनर का सीलिएटेड देख लिया फॉर्म, देन आपने कॉल्यूमिनर का ही स्यूडो स्ट्रेटिफाइड देख लिया, एंड आपने ये तीनों ही एक साथ भी देख लिए। ओके, सो बेसिकली आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, मतलब अगर मैं वेगली बोलूं या फिर सुपरफिशियली, किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है? ओनली स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमिनर। सिर्फ ये तीन मेजर पार्ट्स में ही डिवाइडेड होते हैं। कॉल्यूमिनर का फर्दर मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं, क्योंकि आपने सीलिएटेड में, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड में बेसिकली टाइप ऑफ सेल्स जो हमने पढ़ा दैट इज कॉल्यूमिनर ओनली। तो अभी आपको पता चल गया होगा कौन सा वाला सेल इंपॉर्टेंट है। कॉल्यूमिनर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम लोकेशंस, मैक्सिमम मॉडिफिकेशंस और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर पार्ट से आते हैं। एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes. ओके, एनी डाउट्स? No, ma'am. ओके, सो अगर डाउट्स नहीं है, एक काम करते हैं, इट इज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है वो कंप्लीट करवाया है। वन बाय वन मैं आपको स्लाइड नंबर 1 से दिखा देती हूँ। लेट्स टेक 2 to 3 minutes और 5 minutes ऑफ ब्रेक। आप भी सारा इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करो, टेक अ ब्रेक, और आफ्टर 5 minutes वी विल कैच अप।
Okay, everyone is here. Yes, ma'am. Okay. चैट में 2-3 क्वेश्चंस हैं और क्या बोलते हैं कि कुछ डाउट्स भी हैं. आई विल टेक एंड ऑफ द सेशन. पेजेस डोंट वरी, आपके डाउट मैं अभी सॉल्व कर दूंगी. जैसे ही हम कंपाउंड अभी पढ़ेंगे आपको आपका क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा. सो आवर नेक्स्ट इज कंपाउंड एपिथेलियम. इससे पहले हमने देखा सिंपल और उसके टाइप्स, मॉडिफिकेशंस, वो सब देखे. नेक्स्ट इज कंपाउंड. कंपाउंड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दे हैव सेवरल लेयर्स, नॉट ओनली वन, मेनी लेयर्स. दूसरी चीज, कंपाउंड एपिथेलियम को 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, दैट इज स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल. सो मेजर जो फोकसिंग पॉइंट है दैट इज स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड. ओके, बट एक और बात आपको बतानी है, वो ये कि जो कंपाउंड एपिथेलियम में शेप है, लाइक स्ट्रेटिफाइड में स्क्वैमस एपिथेलियम या क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ये जो शेप है वो उनके सुपरफिशियल लेयर्स के शेप पे डिपेंड करता है. यानी कि अगर सपोज मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट हैं पर्टिकुलर सेल्स के, दिस इज सपोज कंपाउंड एपिथेलियम जिसके मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट है, तो जो सुपरफिशियल लेयर है यानी टॉप 1 और 2 जो लेयर है उनका शेप क्या है, उसके बेसिस पे हमने उनका नेमिंग किया है. बेसल बॉडी के, बेसल लेयर के शेप का के बेसिस पे हम कुछ भी नहीं कह रहे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट टाइप इज स्ट्रेटिफाइड. अभी स्ट्रेटिफाइड में सेवरल लेयर्स तो चलो आएगा ही. इनका जो डीपेस्ट लेयर होता है यानी सबसे नीचे बॉटम का जो लेयर है, deepest layer has cuboidal or columnar shaped cells. They have cuboidal or columnar shaped cells. पहली चीज तो ये. अभी इनके सुपरफिशियल का क्या, यानी टॉप पे क्या, तो टॉप के हिसाब से हमने इसको किसमें डिवाइड किया. स्क्वैमस को हम क्या बोलते हैं कि सॉरी स्ट्रेटिफाइड को हम या तो स्क्वैमस की कैटेगरी देंगे या तो क्यूबॉइडल की कैटेगरी देंगे. तो अगर इनका टॉप लेयर यानी सुपरफिशियल लेयर इज फ्लैट, सो इट इज स्क्वैमस. सो आवर फर्स्ट कैटेगरी इज स्क्वैमस stratified. Squamous stratified means multiple layer तो है ही, बट उसका जो टॉप मोस्ट लेयर है यानी superficial layer, that is flat and thin cells. Okay, then squamous epithelium में यानी squamous stratified में 2 चीजें आ जाती हैं, either keratinized और non keratinized. So if keratin is present, plus means present, and if keratin is minus यानी absent, तो अगर present हुआ तो उस चीज को बोलेंगे हम keratinized. अगर नहीं हुआ तो that is non keratinized. ये तो easy है. अब आप बताओ, आपने ये दोनों चीजें ऑलरेडी पढ़ी हुई है. रेप्टाइल्स याद है, स्नेक्स पढ़ा था हमने, कॉर्निफाइड एपिथेलियम. होमवर्क क्वेश्चन दिया था आपको कि उनका एक्सोस्केलेटन किससे बना हुआ है. इट इज केराटिन बेस्ड. याद आ रहा है कुछ? तो जो उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर मेनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के जो आउटर स्किन है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम. यानी कैरेटिनाइज्ड की कैटेगरी में कौन कौन आ जाएगा? एग्जांपल अगर लोकेशन वाइज बोलूं, सो स्नेक्स आर द मेन एग्जांपल. अभी नॉन कैरेटिनाइज्ड यानी मल्टीपल लेयर्स भी हैं, दे आर एपिथेलियम आल्सो, और स्क्वैमस यानी उनका टॉप लेयर जो है वो फ्लैट भी है. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सो इनका लोकेशन मैं आपको बताती हूँ. देयर लोकेशन इज योर इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी. आपका ही माउथ का पार्ट अगर आप आपके टंग से फील करोगे तो जो इनर लाइनिंग है दैट इज योर स्क्वैमस नॉन कैरेटिनाइज्ड. इनर लाइनिंग ऑफ बकल कैविटी. देन pharynx, pharyngeal region. देन esophagus यानी आपका फूड पाइप. These are the locations जहां पे non-keratinized stratified squamous tissues present हैं. अभी
तेजस का क्वेश्चन है कि हमारी स्किन किससे बनी है? हमारी स्किन भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज है। याद है सब, अगर बहुत सारी ब्यूटी क्रीम और फेस वॉश का एड आता है कि वो स्किन के डीप जाते हैं, मल्टीपल लेयर्स में के अंदर जाते हैं, राइट, ताकि वो निखरी त्वचा दें, समथिंग समथिंग टैगलाइंस होती हैं उनकी। तो आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट में ही ऑलरेडी देखा हुआ है कि ऑलरेडी आपको पहले से ही बताया है कि स्किन के मल्टीपल लेयर्स होते हैं, तभी हमारा जो आउटर लेयर होता है वो डेड होता है एंड वापस हमारे स्किन का बार बार रिपेयर होता रहता है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर है वो डेड हो जाता है आफ्टर सर्टेन टाइम और उसके नीचे का लेयर फिर से आउटर मोस्ट बन जाएगा, और इस तरीके से इनके मल्टीपल लेयर्स की वजह से हमारा स्किन बैलेंस्ड रह पाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए, होमवर्क क्वेश्चन, डू ह्यूमन स्किन्स आर ऑल्सो कैरेटिनाइज्ड और नॉट? ये आपको ढूंढ के लाना है। आर ह्यूमन स्किन keratinized? Sorry, not are, is human skin keratinized? ये आपको ढूंढ के लाना है, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन होमवर्क का, ये चीज हो गई। सो दिस इज अबाउट स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। सबको समझ में आया? स्क्वैमस वाला समझ में आया? दूसरा मैं आपको भी क्यूबॉइडल का बताऊंगी। ओके, next is B part, that is cuboidal stratified। अब cuboidal stratified ये बात आप समझ गए होगी कि वो कैसा होगा। उसका superficial layer is cuboidal shaped, क्योंकि डीप लेयर के बारे में तो बात हो गई, सुपरफिशियल के बेसिस पे ही इनका नेमिंग है। सो सुपरफिशियल लेयर इज cuboidal shape। इसका लोकेशन बता देती हूँ, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली मोस्टली ये ह्यूमन स्किन में प्रेजेंट नहीं होते। सैलमेंडर, एम्फीबियंस याद आ रहे हैं? एम्फीबियन स्किन पे ये प्रेजेंट होते हैं। यस सैलमेंडर एपिडर्मिस, दैट इज देयर मेजर लोकेशन। इसीलिए क्यूबॉइडल स्ट्रैटिफाइड के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, ओनली स्क्वैमस स्ट्रैटिफाइड। इन जनरल आपको स्क्वैमस को सुपरफिशियली ही पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है दैट इज ट्रांजिशनल, जो सेकेंड टाइप है। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटिफाइड, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। नेक्स्ट इज ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल यानी इट इज मेड अप ऑफ 4 to 6 लेयर्स। इनके लेयर, नंबर ऑफ लेयर स्पेसिफिक है, 4 to 6 लेयर्स। इनका काम बेसिकली क्या है? ग्लोब्यूलर सेल्स, यानी ये सर्टेन चीजें कैरी करेंगे। ओके, सो इनका बेसल लेयर बेसिकली क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर एज यूजुअल, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड इनका सुपरफिशियल लेयर इज ग्लैंडुलर कह लो या ग्लोब्यूलर कह लो। इनका काम होगा सिक्रीशन का, समवेयर दे आर दे विल help in secretion of certain enzymes or maybe fluid और क्या बोलते हैं watery discharge। तो इन सब चीजों में ट्रांजिशनल टिश्यूज हेल्प करते हैं। इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होता है, दैट इज द इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी प्रेजेंट होगी, तो जहां भी इलास्टिसिटी ज्यादा है सेल्स की, वो पोजिशन पे ट्रांजिशनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे प्रोमिनेंट पोजिशन मीन्स लोकेशन जो मैं बोलूं, that is in the females, mostly female reproductive organ and the part is vagina। वहां पे mostly transitional compound epithelium tissues present होते हैं। So इनका major work is only elasticity, stretchability, okay, and uterus, uterine wall, वहां पे भी ट्रांजिशनल एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो लोकेशंस हैं, इनका मेजर काम होगा यूटेरस, बिकॉज यूटेरस इज गोइंग टू कैरी द एम्ब्रियो और एम्ब्रियो डेवलप होगा। एंड जो वो डेवलप होने के लिए स्ट्रेच, जो बॉडी स्ट्रेच करती है, दैट इज नथिंग बट द एपिथेलियल टिश्यू। तो वो पर्टिकुलर ये टिश्यू ही होता है जो उतनी इलास्टिसिटी सह पाता है, वापस से अपने ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाता है। सो दैट इज द मेन एग्जाम्पल। Okay, everyone understood? Yes, ma'am.
ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एपिथेलियल टिश्यू. अभी एक चीज रह गई है, हमें क्या पढ़ना है? ग्लैंडुलर. अभी ग्लैंडुलर में आज आपको नहीं पढ़ाऊंगी. आज मैं आपको एक एक्स्ट्रा होमवर्क क्वेश्चन भी दे रही हूँ. होमवर्क क्वेश्चन में आपको मैं एक तो दे दिया मैंने रिलेटेड टू योर दिस मच कि ह्यूमन स्किन जो है वो कैरेटनाइज्ड है कि नहीं. पहला होमवर्क ये. सेकेंड होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ. आपको ढूंढना है व्हाट इज ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो या नहीं? सो दिस इज यू हैव टू find out. So these two are the important questions. Now let me take a few questions from Ma'am. that. Yes. मैम वो सेकंड क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना. Brush bordered cuboidal epithelium. What is brush bordered cuboidal epithelium? That is the question. Okay. गूगल नहीं करना है आपको, आपकी बुक पढ़ के आना है, उसमें से ढूंढना है. गूगल में तो सब कुछ लिखा है, फिर आपको मुझसे डाउट पूछने की भी जरूरत नहीं. बट आई वांट कि आप ये रीड करो. आपका मॉड्यूल, एनसीईआरटी, स्टेट बोर्ड जो भी बुक अवेलेबल है, कोई और रेफरेंस बुक पढ़ो, पढ़ के ये आंसर ढूंढ के लाना है, नॉट फ्रॉम द इंटरनेट. ओके. क्योंकि अगर आप इंटरनेट का आंसर दोगे मुझे तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि बच्चे मैं भी आपके साथ साथ गूगल करती हूँ, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कौन बच्चा रीड करके मुझे आंसर कर रहा है और कौन बच्चा समझ के आंसर कर रहा है. So that is your question. And दूसरा question है, is human skin keratinized or not? That you have to find out. तेजस, आपको आपका आंसर मिला? ह्यूमन स्किन किससे बना है? Which type of epithelial tissue? Ma'am. Okay. Samiksha, the two American scientists, can you elaborate more? I haven't heard about them. मैंने अभी तक नहीं सुना इनके बारे में. Okay, Samiksha, can you hear me? Okay, Samiksha, I'm not sure. I haven't heard. मुझे चेक करना पड़ेगा इनके बारे में. I haven't heard अगर स्किन से रिलेटेड कोई डिस्कवरी या कोई नोबेल प्राइज किसी को मिला है या नहीं. I'll find more information for you if it is important. Yes, Sidra. Yes, ma'am. In news, it was that they have got Nobel Prize for discovering touch and heat. Sorry, discovering what? Touch. Okay. And how? Okay, so exactly what they have discovered? The touch, how we feel it. Okay, that's what they have discovered. Yes, ma'am. Okay, so let me read about it more, then I can find out. अगर वो आपके लिए important है, if it is related, then I'll definitely explain. Okay, so yes, हमारा next part है glandular epithelium. Glandular epithelium, आप एक काम करो, read करके आओ. ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन सा मॉडिफिकेशन है ये आपको ऑलरेडी पता चल गया है. मैक्सिमम वो कॉल्यूमिनर का मॉडिफिकेशन है. कभी कभी क्यूबॉइडल सेल्स, यहाँ पे लिखा है देखो, कभी कभी क्यूबॉइडल सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं. ठीक है. देन उसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि डिफरेंट ग्लैंडुलर्स को हमने कैटेगराइज किया है. और वो जो कैटेगरी है 3 टाइप की कैटेगरीज है, यानी नंबर ऑफ सेल्स की ग्लैंडुलर एपिथेलियम में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उनके बेसिस पे, उनका साइट ऑफ सिक्रीशन, वो कहाँ और कैसे सिक्रीट करते हैं उसके बेसिस पे, देन मोड ऑफ सिक्रीशन, वो कैसे मींस ओवरऑल वो कौन सा मीडियम अप्लाई कर रहे हैं सिक्रीशन में, पूरा का पूरा सेल, पूरा का पूरा ग्लैंड यूज हो रहा है या ग्लैंड का एक पार्ट यूज हो रहा है. ओके, दैट इज द बेसिक क्या बोलते हैं कि डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस. तो इनके बेसिस पे आप थोड़ा सा रीड करो, इंफॉर्मेशन बिल्ड करने की कोशिश करो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब कल, आई थिंक कल हमारी क्लास है, तो कल आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन द ग्लैंडुलर एपिथेलियम. ओके, देन समवन आस्क्ड अबाउट स्टीरियोसीलिया एंड कीनोसीलिया. सानिका, जब आप आज का होमवर्क क्वेश्चन करोगे ना, तो शायद आपको इस पर्टिकुलर ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम में वो चीज मिल सकती है, आपको आपका आंसर मिल सकता है. बट आई रियली वांट कि आप पहले इसके बारे में पता करके आओ, तो आपको वो दोनों ही बात समझ में आ जाएगी.
ओके नो मैम, वहाँ पर तो नहीं दिया है. यस एनीवन सेड समथिंग? Okay. Anything else? Any other doubts? No, ma'am. ओके सो आज का सेशन यहीं पे रैप करते हैं एंड प्लीज एवरीवन बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट वीकेंड्स दिस वीकेंड्स एक्स्ट्रा क्लास कंबाइंड क्लास होगी. अगर कोई डाउट्स हैं तो आपके डाउट्स अभी से ही कलेक्ट करके आप रखिए एंड आई विल ट्राई कि मैं हमारे स्पेशली PNMT 2 बैच के जो एक्स्ट्रा न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके पुराने टॉपिक्स में कवर करने की कोशिश करूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम. ओके यस सिद्रा. Ma'am, in last class you gave homework regarding dicondylic skull. I found the answer, but I did not understood what it is. Okay tell me, means how much you have understood that you tell me. Ma'am, it has occipital condylages, which is under surface or posterior surface of backbone for assistant of skull, which is connected to spinal cord, and Okay. it connects lower body. Okay so you understood basically वो क्या बोलना चाह रहे हैं, means in your way you understood something कि वो exactly क्या बोल रहे हैं. Yes, ma'am, but I did not understood the term occipital condylages. ओके ऑसिपिटल बेसिकली ये आपके डिफरेंट रीजन्स हैं आपके ब्रेन के, मींस टेम्पोरल, पेराइटल, ऑसिपिटल, दे आर बेसिकली डिफरेंट रीजन्स. जिनको भी कॉन्डाइलिक नहीं समझ में आया और वो होमवर्क पढ़ा ही नहीं, उन बच्चों के लिए पहली चीज मीनिंग ऑफ कॉन्डाइल इज इम्पोर्टेंट. कॉन्डाइल बेसिकली क्या है, वो हमारा स्कल का जो राउंड पार्ट है दैट इज कॉन्डाइल. ओके जो हमारा राउंड यानी हमारा बैक साइड जो पार्ट है दैट इज मोर प्रोमिनेंट एंड राउंड. ओके सो इस चीज को हम कॉन्डाइल कहते हैं. तो ये हमारा जो ओवरऑल स्कल है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मल्टीपल बोन्स, मल्टीपल जॉइंट्स है, एडेशन है इनके बीच में और इनके मल्टीपल प्लेट्स है. अगर किसी ने स्कल को डायरेक्टली ध्यान से देखा होगा तो आपको मैक्सिमम आपको क्रैक्स दिखेंगे, राइट उनके ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिखेंगे. वो ज्वाइनिंग पॉइंट्स का मीनिंग क्या है कि हमारे स्कल में भी डिफरेंट जॉइंट्स हैं. तो जो राउंड पार्ट होता है दैट इज कॉन्डाइल. अभी जो मोनोकॉन्डाइलिक है यानी उनमें सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी द बैक मींस जो बैक साइड का जो राउंड पार्ट है इट इज ओनली वन पार्ट, ओनली सिंगल कॉन्डाइल इज देयर, मींस सिंगल राउंड बोन इज प्रेजेंट. अगर डाइकॉन्डाइलिक है, डाइकॉन्डाइलिक इन द सेंस कि दो राउंड स्ट्रक्चर आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, दैट इज डाइकॉन्डाइलिक. इस टाइप का स्कल अगर किसी में प्रेजेंट होता है इट इज डाइकॉन्डाइलिक. एंड मोनोकॉन्डाइलिक मींस only one round prominent bone is present in the skull region. Everyone understood? Yes, ma'am. Round prominent bone of skull. और कौन सा राउंड बोन है, एक ही तो राउंड बोन है जो बड़ा थिक बोन है, दैट इज आपका बैक साइड का, राइट जो आपके पीछे का पार्ट है, दैट रीजन इज योर कॉन्डाइल रीजन. तो अगर सिर्फ एक ही कॉन्डाइल है यानी एक ही राउंड पोर्शन है, कोई जॉइंट्स नहीं है, दैट इज मोनोकॉन्डाइलिक. तो ओनली वन राउंड प्रोमिनेंट बोन स्ट्रक्चर. अगर डाइकॉन्डाइलिक हुआ इट मींस टू इंटरकनेक्टेड Okay, so this is what dicondylic and monocondylic means. अच्छा ये बताओ कि बेसिकली टेट्रापोडास में कौन कौन से मोनोकॉन्डाइलिक हैं और कौन कौन से डाइकॉन्डाइलिक हैं. दोज हु हैव रेड उनको पता होगा. इज एव्स आर मोनोकॉन्डाइलिक और डाइकॉन्डाइलिक? ओके दैट वाज द होमवर्क एक्चुअली. यही वो पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था बिकॉज आई डिस्कस्ड अबाउट द नर्वस सिस्टम. इफ यू कैन रिकॉल नर्वस सिस्टम देन सेंसरी ऑर्गन्स एंड हमने वर्टिब्रेट्स इधर बोनी है या फिर कार्टिलेजिनस है वो डिस्कस किया था.
either bony or cartilaginous. But I haven't discussed the condylic part because that was your homework. कि मैंने यही कहा था कि आपको रीड करना है और एक पार्ट मिसिंग है, आपको वो चीज पढ़ के आना है. डाउट है तो मुझसे पूछना है, बट अगर समझ पा रहे हो देन इट्स वेरी गुड. ओके, अगर नहीं समझे देन अगेन एवरीवन रीड आउट एंड टेल मी कि एम्फीबियंस, मोनोकॉन्डाइलिक और डाइकॉन्डाइलिक, एव्स, रेप्टाइल्स, देन मैमेलियन, इनमें से कौन कौन से बेसिकली कौन मोनोकॉन्डाइलिक है एंड कौन से डाइकॉन्डाइलिक. ओके, इतना कर लोगे. दैट इज योर प्रीवियस चैप्टर्स होमवर्क एंड यू हैवंट डन इट. इट मींस इट्स योर लॉस कि आपने अभी तक ये नहीं किया है. सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन. करोगे सारे क्वेश्चंस तो रीच करते जाओगे, मिस्ड पार्ट भी आप तुरंत तुरंत पढ़ लोगे. यस भूमिका. Ma'am, the aves are monocondylic. Okay, good. Let other students also read about it so that अगर कुछ डाउट है तो वो स्टूडेंट्स भी मुझे आकर बोलेंगे. अगर लगता है भूमिका ने गलत बोला है then you have to tell me. Okay, so this is it for today's. Yes. She was correct. Okay, good, good. If you have read then it's good. Okay, so this is it for today. Okay, let's meet tomorrow. Tomorrow, I guess 5:45. Let's meet everyone. And please read till कंपाउंड एपिथेलियम और ग्रैंडुलर एपिथेलियम का इंट्रोडक्शन रीड करके आना है सबको, एंड 2 क्वेश्चंस ढूंढ के लाने. Yes, ma'am. ओके, Bye, ma'am. बाय एवरीवन, टेक केयर. ma'am. यस, ma'am. tomorrow.